जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय नौसेना के लिए अप्रूव होगी 40,000 करोड़ रुपए की वॉरशिप डील। गाजियाबाद वाले पाकिस्तान के आईएसआई मॉड्यूल में एक बड़ा खुलासा। क्या है सच धुरंधर मूवी के बाद पाकिस्तान में स्पाई ऑपरेशन का? ईरान ने रिजेक्ट किया यूएस प्रेसिडेंट के बातचीत वाले दावे को। और भारत और जापान के बीच यूनिकॉर्न रडार की डील जल्द ही होगी फाइनल। भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से पार्लियामेंट्री पैनल को सूचित किया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में भारत कई सारे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को अंतिम रूप दे सकता है, और जिनमें शामिल है 114 रफाल फाइटर्स की डील, 60 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की डील और एडिशनल एवैक सिस्टम्स की डील। और इस लेटेस्ट रिपोर्ट में सूचित किया गया है कि भारतीय वायुसेना का जो कैपिटल बजट है उसे पिछले साल की तुलना में 37.03% तक बढ़ाया गया है, और इस फंड को कुछ प्रमुख नई स्कीम्स में यूटिलाइज किया जाएगा। वहीं इसके अलावा जो भारतीय नौसेना के लिए 8 न्यू जनरेशन की कॉर्वेट्स को विकसित करने वाली परियोजना है, जिसकी वैल्यू लगभग 40,000 करोड़ रुपीस तक होगी, तो इसे जल्द ही सीसीएस की तरफ से फाइनल क्लियरेंस मिल सकता है। इसके अलावा द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें सोर्सेस को कोट करके इस बारे में जानकारी दी गई है कि भारतीय नौसेना की आधे दर्जन से अधिक वॉरशिप्स, यानी कि 6 से अधिक वॉरशिप्स वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आने वाले फ्यूल टैंकर्स को एस्कॉर्ट करने के लिए और डिप्लॉय की गई हैं। और नेवल टास्क फोर्स का जो साइज है वो ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स के आधार पर एडजस्ट किया जा रहा है। और जबकि इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पास करके जो भारत की तरफ 2 और एलपीजी टैंकर्स आ रहे हैं, जिसमें से एक है जगवसंत और दूसरा है पाइन गैस। तो जो पाइन गैस वाली वैसल है, तो उनकी तरफ से कुछ विजुअल सामने आए हैं, जिसमें आप भारतीय नौसेना की वॉरशिप को भी अरेबियन सी में इस वैसल को एस्कॉर्ट करता हुआ देख सकते हैं। और जबकि कल 25 मार्च को वेस्ट एशिया क्राइसिस पर भारत सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग के लिए भी कहा है। इससे पहले सीसीएस की मीटिंग भी कंडक्ट की गई थी, और भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भी इसी वेस्ट एशिया सिचुएशन पर एक महत्वपूर्ण मीटिंग कंडक्ट करी थी, जिसमें इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विस चीफ मौजूद थे। पिछले साल नवंबर में जो दिल्ली के रेड फोर्ट एरिया के पास बॉम्बिंग हुई थी, तो उसी मामले के तहत कल एनआईए ने जम्मू कश्मीर की 6 डिस्ट्रिक्ट्स में 9 अलग अलग लोकेशंस पर सर्च कंडक्ट करी थी। और इन डिस्ट्रिक्ट्स में श्रीनगर, बारामूला, जम्मू, कुलगांव, गंदेरबल और हंदवाड़ा ये मुख्य रूप से शामिल है। इस दौरान कई सारे डिजिटल डिवाइसेस को सीज किया गया है, और एनआईए की तरफ से बताया गया है कि इस दिल्ली कार ब्लास्ट वाले मामले में अभी तक टोटल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और जो मुख्य आरोपी था वो था उमर उन्नावी, जो कि उस ब्लास्ट में ही होरिफाइड हो गया था। और इस हमले के पीछे की पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए एनआईए लगातार काम कर रही है। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, और जिसमें एडीजी इंटेलिजेंस प्रफुल्ल कुमार की तरफ से बताया गया है कि अभी जो असम के छबवा एयरफोर्स स्टेशन में पोस्टेड एक सिविलियन एम्प्लॉय को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो ये जानकारी सामने आई है कि इससे भारत की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अपने पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर को पास करने के लिए अभी तक करीब 3.25 लाख रुपीस प्राप्त हुए थे। और अभी भी इस बात का पता लगाया जा रहा है कि एग्जैक्टली किस तरह की इन्फॉर्मेशन इसने पास करी है, और साथ में इस बात को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि पाकिस्तान में इसका हैंडलर कौन था। वहीं इसके अलावा जो गाजियाबाद पुलिस ने पाकिस्तान के एक आईएसआई नेटवर्क को बस्ट किया था, जिसकी शुरुआत 14 मार्च से हुई थी, तो अभी जिस समय हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क के हिस्से के तौर पर लगभग 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और इनमें कई सारे माइनर्स भी शामिल हैं। और ये भी सामने आया कि ये नेटवर्क ना तो लोकल था और ना ही इसे कोई शौक के तौर पर कर रहा था। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी आईएसआई की एक और बहुत बड़ी साजिश चल रही थी इस मॉड्यूल के माध्यम से। और इसमें जिन युवाओं को भर्ती किया जा रहा था उनको पैसे का लालच दिया जा रहा था, और उन्हें यह भी कहा था कि अगर वे अपने जैसे और भी युवा इसमें रिक्रूट करवाएंगे तो उन्हें और भी पैसा मिलेगा। शुरुआत हुई थी 6 आरोपियों के गिरफ्तार होने से, और जब उनके फ़ोन सर्च किए गए तो उसके अंदर से जिस तरह का कंटेंट मिला, तो उसने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन को ही बदल दिया। क्योंकि इनके मोबाइल फ़ोन्स की जो गैलरीज हैं वो मिलिट्री से संबंधित वीडियोस, फोटोग्राफ्स, लोकेशन टैग्स, इंस्टॉलेशंस इनसे भरी हुई थी। फिर तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी बनाई गई, जिसमें इंदिरापुरम पुलिस, क्राइम ब्रांच, साइबर क्राइम, इंटेलिजेंस, स्वॉट, इन सभी एजेंसीज के पर्सनल शामिल हैं। और गिरफ्तार किए गए आरोपियों से जब इंटरोगेशन की शुरुआत की गई तो उनका जो कमांड स्ट्रक्चर था उसे जल्दी पहचान लिया गया। फिर उसके बाद सुहेल मलिक, नौशाद अली, समीर एके शूटर, तो इनकी भी पहचान की गई, और ये सभी पाकिस्तान के थ्रू ऑपरेट हो रहे थे। इसमें से जो नौशाद अली है एके लालू, तो वो 3 महीने से एक पेट्रोल पंप पर पंचर बनाने वाली शॉप रन कर रहा था, और जो सुहेल है वो इस पूरे गैंग का लीडर भी है। और बाकी जब लालू के साथ बाकियों की लाल की जाएगी तो शायद और भी नाम सामने आ सकते हैं। और इनके जो इंस्ट्रक्शंस थे वो बिल्कुल स्पेसिफिक थे कि उनको किस रेलवे स्टेशन की वीडियोस बनानी है, किस एंगल से वीडियो शूट करनी है, कब कोऑर्डिनेट्स भेजने हैं, और ऐसे अन्य सभी इन्फॉर्मेशन। और हर एक असाइनमेंट के लिए इनको जो पेमेंट्स मिल रही थी वो 5,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच में थी।
और शुरू में जो 6 आरोपी पकड़े गए थे उनमें से 4 ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा को भी पहले ट्रैवल किया था और वहां भी उन्होंने पाकिस्तान को कुछ सेंसिटिव इंटेलिजेंस भेजी थी। और अब इन्वेस्टिगेटर्स ये मान के चल रहे हैं कि जो पूरा नेटवर्क था तो वो जम्मू कश्मीर में किसी दूसरे लार्ज स्केल अटैक को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। और ये केवल एक जासूसी तक सीमित नहीं है बल्कि एक तरह की प्री अटैक रिकॉनेसेंस हो सकती है। और बाकी जैसे कि पहले भी सामने आया था कि इस मॉड्यूल को एक जिम्मेदारी ये भी दी गई थी कि भारत की कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर उन्हें सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करने जो कि सोलर पावर्ड होने चाहिए ताकि एक कंटिन्यूस लाइव फीड पाकिस्तान को डायरेक्टली मिलती रहे रिमोट एक्सेस के थ्रू। और दिल्ली कैंटोनमेंट और हरियाणा सोनीपत पर जो इस तरह के कैमरा हैं वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके थे और फॉरेंसिक टीम रिकवर की गई यूनिट्स का भी एनालिसिस कर रही है और इनके माध्यम से हमारे ट्रूप्स की मूवमेंट की जो सर्विलेंस है वो लगातार की जा रही थी। ये जो पूरा ग्रुप है ये एक फॉरेन कंट्रोल मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहा था ताकि फोटोज़, वीडियोस, जीपीएस डेटा ये डायरेक्टली ट्रांसमिट हो सके। और उनका जो ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो दूसरी कंट्री से आ रहा था और लगभग 450 से अधिक फाइल्स तो उसके ट्रेस पाकिस्तान में मिले। और इस ग्रुप में दूसरों को रिक्रूट करने वाले प्रमुख रिक्रूटर्स में से एक है इरम AKA महक। और चूंकि भारत में सीसीटीवी नेटवर्क को सेंट्रली कंट्रोल नहीं किया जाता है, अलग अलग सिटीज़ में जो कैमराज इंस्टॉल होते हैं तो उसे अलग अलग पुलिस डिपार्टमेंट्स, म्यूनिसिपल बॉडीज़, रेलवे अथॉरिटीज़, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स तो ये सब अलग अलग टाइम पर इंस्टॉल करते रहते हैं। और इन सब के अलावा लोग अपने घरों में, सोसाइटीज़ में, शॉप्स में, ऑफिस में जो कैमराज लगाते हैं वो उनको खुद ही इंडिपेंडेंट तरीके से ऑपरेट करते हैं। और सीसीटीवी कैमरा का जो नेटवर्क है जो कि इंडिपेंडेंट तरीके से भारत में ऑपरेट होता है तो इसने ही एक सिक्योरिटी लूप होल को भी क्रिएट किया है। और अब इतनी बड़ी घटना के बाद से अब भारत सरकार सीसीटीवी सिस्टम के अराउंड कुछ रेगुलेशंस को टाइट करने की योजनाओं पर काम कर रही है। जैसे कि दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया था कि केवल STQC सर्टिफाइड कैमराज ही भारत में सेल करने के लिए अलाउ किए जाएंगे। और इन कैमराज को लेकर कहा जाता है कि काफ़ी सिक्योर है और उनको हैक आसानी से नहीं किया जा सकता है। और अभी वर्तमान समय में केवल लिमिटेड नंबर ऑफ मॉडल्स ही हैं जो कि इस सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं। और पिछले अपडेट में इसी नेटवर्क के बारे में हमने आपको जो बताया था कि इसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं तो उसमें एक मीरा नाम की महिला भी है, तो उससे जुड़ी हुई भी कुछ जानकारी सामने आई है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इस मीरा नाम की महिला को पहले भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था इलीगल आर्म्स और फेक करेंसी के मामले में, लेकिन फिर बाद में उसे सो कॉल्ड मानवीय आधार पर छोड़ दिया गया था। और रिलीज होने के बाद फिर इसने ISI के नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया। और अब जो ये CCTV वाले मामले में पकड़ी गई है तो इसमें भी ये इलीगल आर्म्स को ही सप्लाई कर रही थी। और ये भी सामने आया है कि ये जो मीरा है ये मथुरा में ई-रिक्शा ड्राइवर बन के ऑपरेट कर रही थी। यानी कि ई-रिक्शा चलाना तो केवल एक फ्रंट था, इसका एक्चुअल काम था इस बड़े जासूसी नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। एक तरफ जहां भारत में पाकिस्तान के सच के जासूस पकड़े जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे क्लेम्स चल रहे हैं कि धुरंधर 2 मूवी देखने के बाद से पाकिस्तान की जो पुलिस है उसने कराची के लियारी वाले एरिया में एक मैसिव ऑपरेशन चलाया है जहां वो भारत के जासूसों को ढूंढ रही है। और फिर इससे संबंधित बहुत सारी वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें कराची पुलिस वहां के गरीब लोगों को, बेघर लोगों को पकड़ पकड़ के उनकी पहचान कर रही है और कुछ को तो उठा के भी ले जा रही है। हालांकि सुनने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है और अगर पाकिस्तान में ऐसा सच में हो भी रहा होता तो भी हमें कोई सरप्राइज़ नहीं होता। लेकिन आपको बता दें कि ये जो वीडियो सामने आ रही है तो लेटेस्ट वीडियोज़ नहीं है, वो पुरानी वीडियोज़ हैं और पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन भी देखने को नहीं मिला है इस तरह के ऑपरेशन को लेकर। और अलग अलग सोर्सेज से वेरीफाई हुआ है कि जो वीडियोज़ शेयर की जा रही हैं तो उनका कनेक्शन धुरंधर 2 वाले दावे से नहीं है। ये पहले कभी कराची पुलिस द्वारा चलाए गए ऑपरेशन की वीडियोज़ मानी जा रही हैं और जो कि संभावित रूप से लियारी वाले एरिया की हैं। और इसी तरह की जो क्लिप्स हैं वो 2025 के मिड में भी सर्कुलेट की गई थी। बाकी ये वीडियोस पुरानी हो सकती हैं लेकिन एक फैक्ट ये है कि धुरंधर मूवी का जो इम्पैक्ट है, जो इसका इफेक्ट है, वो पाकिस्तान के अंदर अच्छी तरह से दिख रहा है। जैसे कि इंडियन स्पोर्ट्स नेटवर्क के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का ये मानना है कि धुरंधर मूवी के बाद से पाकिस्तान में अब किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। मैं जिससे भी बात करता हूँ बहुत सावधानी से बोलता हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं वो भारतीय एजेंट तो नहीं है। और ऐसा लगता है कि हमारी सरकार को सड़क किनारे भीख मांगने वालों से लेकर हर किसी से एक एक करके पूछताछ करनी चाहिए ताकि पता चल सके कि वे भारतीय एजेंट हैं या नहीं। लेकिन शाहिद अफरीदी से हम ये पूछना चाहेंगे कि तुम क्यों धीरे बात कर रहे हो, तुम्हारे पास ऐसा क्या है बताने को? बल्कि तुमसे ज़्यादा तो पाकिस्तान के जो नहीं है उनको पता होगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल खुल के बात करिए। किसी भी एजेंट के पास इतना समय नहीं है फालतू लोगों के साथ बैठने का। और ऐसा लग रहा है कि शाहिद अफरीदी समझ रहा है शायद मैं ही बड़े साहब हूँ, इसलिए मुझे बहुत सावधानी से बात करनी है। लेकिन हाँ, सजेशन जो उन्होंने दिया है कि सड़क किनारे भीख मांगने वालों से लेकर हर किसी से एक एक करके पूछताछ करनी चाहिए, तो हम तो कहेंगे बिल्कुल करिए। और शुरुआत होनी चाहिए इनसे ही जो कि एडवाइस दे रहे हैं। क्या पता यही राह के एजेंट हो। लेकिन ये काम थोड़ा सा हैक्टिक हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान में तो सभी भिखारी हैं। तो जैसे कि US प्रेसिडेंट की तरफ से क्लेम किया गया था कि ईरान के साथ उनकी 2 दिन में काफ़ी प्रोडक्टिव बातचीत रही है और उसी के आधार पर वे ईरान के एनर्जी सेक्टर्स पर US की मिलिट्री स्ट्राइक्स को 5 दिन के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, वरना इससे पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था।
लेकिन ईरान ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि यूएस के साथ इस तरह की कोई भी बातचीत नहीं हुई है। लेकिन इसराइल और अमेरिका की मीडिया भी सोर्सेज को कोट करके ये रिपोर्ट कर रही थी कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान, इजिप्ट और टर्की के माध्यम से ईरान के साथ टच में है। वहीं ईरान की जो मीडिया है वो सोर्सेज को कोट करके इन सभी मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर रही थी और ये कह रही थी कि अमेरिकन के साथ कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। और साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप के क्लेम्स को भी रिजेक्ट किया गया था। और जबकि ईरान की एम्बेसीज ने भी इस बात का कंफर्मेशन दिया था कि यूएस के साथ अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारी पोजीशन नहीं बदलेगी। तो उससे एक बड़ा प्रश्न ये भी उठ गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान में बात कर किससे रहे हैं। और आज फिर से इजरायली मीडिया की तरफ से रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खामेनेई, तो वो यूएस के साथ नेगोशिएशंस में एंटर होने के लिए सहमत हुए हैं और आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच किसी पॉसिबल डील के संकेत दिख रहे हैं। और जबकि इसी बीच मोहम्मद बागेर जोलगादर को ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया गया है। और वहीं इसी बीच ईरान की प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान के सीनियर ऑफिशियल्स ने यूएस के लिए एक बार फिर से वार्निंग जारी करी है कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी हमला हुआ तो फिर उसका परिणाम होगा ईरान की तरफ से विनाशकारी जवाबी कार्रवाई, जो कि यूएस फोर्सेस को पैरालाइज कर देगी और पर्शियन गल्फ में उनके फोर्सेस को डुबो देगी। बाकी ईरान के ऑफिशियल्स भी प्रेसिडेंट ट्रंप के बातचीत वाले दावे को खारिज कर रहे हैं। और जबकि इससे पहले ईरान की जो स्टेट मीडिया है उनकी तरफ से कुछ ऐसी वीडियो भी शेयर की जा रही थी जिसमें वो ईरान के अंडरग्राउंड मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को दिखा रहे थे जो कि एडवांस वेपन से भरा हुआ है। और उसके साथ ये भी कहा जा रहा था कि ये तो केवल एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और जबकि इसी बीच ईरान द्वारा बहरीन में अमेजॉन के वेब सर्विसेज बिल्डिंग को हिट किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। और आज मंगलवार को ईरान के आईआरजीसी की जो स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि उनके ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के लेटेस्ट फेज में उन्होंने इसराइल के कई हाईली सेंसिटिव टारगेट्स पर अपने मिसाइल और ड्रोन से हमले किए और इस रीजन में यूएस के मिलिट्री बेसिस पर भी हमले किए गए। और इसराइल की फोर्सेस ये कह रही है कि हम दुश्मन के साथ एक इम्पैक्ट ड्रिवन स्ट्राइक्स के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। बाकी इसराइल और यूएस की तरफ से भी जवाबी हमले जारी हैं। हालांकि फिलहाल अभी जो रिपोर्ट्स है उनके मुताबिक यूएस ने जो 5 दिन के लिए ईरान के एनर्जी स्ट्रक्चर्स पर स्ट्राइक्स को पोस्टपोन किया है, तो उसके बाद से अभी तक यूएस ने ईरान के किसी भी एनर्जी स्ट्रक्चर को टारगेट नहीं किया है, लेकिन अन्य जगहों पर स्ट्राइक्स जारी है जैसे कि मिलिट्री बेसिस, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, नेवल एसेट्स, डिफेंस इंडस्ट्री टारगेट्स। अब बाकी ईरान और यूएस के बीच डिप्लोमेटिक लेवल पर कोई नेगोशिएशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो ये अभी तक एक कन्फ्यूजन ही बना हुआ है क्योंकि यूएस कह रहा बात चल रही है, ईरान कह रहा बात नहीं चल रही है। आज दिल्ली में एक संबोधन में पेंटागन ऑफिशियल की तरफ से कहा गया कि जो अमेरिका है वो लॉन्ग रेंज प्रिसिशन फायर्स, रेजिलियंट लॉजिस्टिक्स, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज जैसे अलग अलग क्षेत्रों में भारत के साथ डिफेंस कोऑपरेशन को एक्सेलरेट करने के लिए प्रतिबद्ध है। और उनका ये भी कहना था कि भारत का जो खुद का स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने का एम्बिशन है तो वो भी पूरी तरह से रीजनेबल है। और अमेरिका एशिया रीजन में पावर बैलेंस बनाए रखने के लिए भारत को एक आवश्यक साझेदार मानता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इस बात को भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि भारत के अपने खुद के इंटरेस्ट भी हैं। वहीं इसके अलावा नई दिल्ली में इंडो पैसिफिक में इंडिया जापान कोऑपरेशन की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई थी और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय नौसेना प्रमुख भी मौजूद थे, जिस पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किस तरह से आज के समय में जो ड्रोन्स और माइंस हैं वो हॉर्मुज़ जैसे क्रिटिकल चोक पॉइंट्स पर खतरा बन रहे हैं और वो भी ब्लॉकेड्स के बिना फॉर्मल अनाउंसमेंट के। इसके अलावा जीपीएस स्पूफिंग जैसी घटनाओं पर भी नेवी चीफ ने अपनी चिंता व्यक्त करी है। और जबकि इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान जापानीज इनवॉय की तरफ से कंफर्म किया गया कि भारत और जापान यूनिकॉर्न रडार के को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट वाले डील को जल्द ही अंतिम रूप देंगे। इसी बीच एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि जो चीन है वो पैसिफिक, इंडियन और आर्कटिक ओशियंस पर एक वास्ट अंडर सी मैपिंग और मॉनिटरिंग ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रहा है, जो कि यूएस और उसके अलाइज के खिलाफ सबमरीन वॉरफेयर में चीन को एक बेहद ही महत्वपूर्ण कैपेबिलिटी प्रदान करता है। वैसे अंडर सी मैपिंग कैसे होती है और उसके क्या फ़ायदे हैं, तो उस पर एक स्पेशल वीडियो हमने डिफेंस इनसाइट चैनल पर अपलोड करी थी। आप उसके माध्यम से इसके बारे में और जानकारी जान सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2015 में डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट के क्रैश में लेफ्टिनेंट किरण शेखावत और सब लेफ्टिनेंट अभिनव नागौरी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1995 में त्रिपुरा में एक ऑपरेशन के दौरान नायक भीम सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज भारत के सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स का रेजिंग डे भी है। आज के दिन सन 2000 में बीएसएफ के हेड कांस्टेबल लाला राम, कांस्टेबल रामेंद्र सिन्हा, कांस्टेबल कार्तिक नारायण, 1987 में बीएसएफ के नायक राजकुमार और 2006 में बीएसएफ के कांस्टेबल रमाकांत झा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। तो आपके लिए आज का प्रश्न है कि असम राइफल्स को किस पर्पस के साथ रेस किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।